हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 6, ठीक है, विकास। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं जो कि 2 अंक स्तरीय है। यही से प्रश्न आएंगे आपके बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 6 है, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन यानी कि विकास। देखिए प्रश्न संख्या 1 आता है, अवशेषी अंग क्या है, मानव में इसके 2 उदाहरण दे। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखें। उत्तर हो जाएगा अवशेषी अंग वैसे अंग है जो पूर्वज में विकसित तथा कार्य रूप थे, परंतु संतति में धीरे धीरे अल्प विकसित तथा बेकार होते गए। उदाहरण यहाँ पे वर्मी फॉर्म, यहाँ पे अपेंडिक्स तथा निक्टिटेटिंग झिल्ली, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है, क्रमिक विकास क्या है, लिखे। और ये क्वेश्चन 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा क्रम विकास का अध्ययन जीव विज्ञान की एक निश्चित एवं सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में एक है। क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार जितने भी वर्तमान जीव जंतु इस संसार में हैं, उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थित अनेक अन्य जीव जंतुओं से हुई है, ठीक है। ये पूर्वज अपेक्षाकृत सरल थे। धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक इनमें आनुवांशिक परिवर्तन होते गए। ये सब परिवर्तन इनमें एकत्र होते गए तथा इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान जीव जंतुओं का उदय हुआ। इसी क्रमिक व सतत विकास को क्रम विकास कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है जो कि इससे आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्वेश्चन, समजात अंग क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, समजात अंग वैसे अंग को कहते हैं जो आधारभूत संरचना में समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो। ऐसे अंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अथवा एडेप्टिव, यहाँ पे एडेप्टिव डाइवर्जेंस को दर्शाता है, ठीक है। इसमें बहुत से नज़दीकी समूह के जीव अपने वातावरण की ज़रूरत के अनुसार कार्य के हिसाब से बदलते चले गए। इस विकास के प्रक्रम की घटना को समजाति कहते हैं तथा ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। जैसे पहला में मेढक तथा आदमी की अग्रबाहु और दूसरा में है कीटों का मुख भाग, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 आता है, अपसादी, इसे एनालॉगी कहते हैं तथा अपसादी अंग एनालोगस ऑर्गन्स क्या है। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स वैसे अंग हैं जो कार्य में समान हो पर रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो। ऐसे अंग यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दर्शाता है। ऐसे अंगों की विकास के प्रक्रम को एनालॉगी कहते हैं। ऐसे अंगों के प्रमुख उदाहरण है, पहला में है मछली का फिन तथा व्हेल का फ्लिपर्स, दूसरा में कीटों के पंख तथा पक्षी के पंख, तीसरा में पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पैटेजियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्त कड़ी यानी कि कनेक्टिव लिंक का वर्णन उदाहरण सहित करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त कड़ी 2 जीवों के बीच दोहरे गुणों का वहन करने वाला जीव है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। पहला में यहाँ पे पेरिपेटस, यह एनेलिड तथा ऑर्थोपोड के बीच की कड़ी है। दूसरा में है नियोपिलिना, ठीक है, यह एनेलिड एवं मोलस्क के बीच की संयुक्त कड़ी है। तीसरा में यहाँ पे प्रोटोप्टेरस, यह मछली, एक सेकेंड, प्रोटोप्टेरस यह मछली तथा उभयचर के बीच की संयुक्त कड़ी है। ऐसे ये क्वेश्चन उतना आता नहीं है बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 6 में यहाँ पे मिसिंग लिंक पर टिप्पणी लिखे। तो टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मिसिंग लिंक वैसा संयुक्त कड़ी है जो आज के समय में विलुप्त हो चुका है परंतु 2 समूहों के जीवों का गुण रखता है, ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण है, पहला में है ऑर्कियोप्टेरिक्स, यह सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी है। दूसरा में है इक्थियोस्टेगा, यह मछली एवं उभयचर के बीच की कड़ी है। तीसरा में है सिमोरिया, यह उभयचर एवं सरीसृप के बीच की कड़ी है। अब देखिए
प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे, लिविंग फॉसिल क्या है। ठीक है, इसे जीवाश्म भी कहते हैं। फॉसिल का मतलब उत्तर हो जाएगा जीवित जीवाश्म। जैसे वैसे जीवित जीव हैं जिनके गुण अपने पूर्वजों की तरह ही होती है या होता है। इसकी आकारिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके प्रमुख उदाहरण है, पहला में है पेरिपेटस समुदाय ऑर्थोपोडा का जीव, दूसरा में है लीमुलस जो ऑर्थोपोडा समुदाय का जीव, तीसरा में है लैटिमेरिया एक अस्थियुक्त मछली। लैटिमेरिया क्या है, तो ये एक अस्थियुक्त मछली है। 4 में है स्फेनोडोन एक सरीसृप है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आता है, जीवाश्म पार्क यानी कि फॉसिल पार्क का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक बृहद क्षेत्र जिसमें जीवाश्म सहित चट्टान संरक्षित हो, जिससे जीवाश्म एक इसके प्रकार को प्रदर्शित किया जा सके। ऐसे जीवाश्म संग्रह के स्थान को फॉसिल पार्क या फॉसिल फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे पहला में है यूएसए में अवस्थित येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, दूसरा में है 20 मिलियन वर्ष पुराना फॉसिल पार्क यहाँ पे तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, नाम यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नाम है यहाँ पे तिरुवक्कनाई। ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 8 हो गया और थोड़ा सा और आ गया यहाँ पे 50 मिलियन वर्ष फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के मांडेला जिला में, और 4 में है 100 मिलियन वर्ष पुराना फॉसिल पार्क जो राजमहल हिल्स में अवस्थित है। आप लोग यूट्यूब वगैरह या गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम है, जिज्ञासा है जानने के लिए तो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है, लामार्कवाद एवं डार्विनवाद में अंतर करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामार्कवाद एवं डार्विनवाद के प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिख सके। यहाँ पे है लामार्कवाद में इस मत के अनुसार प्रत्येक जीव के आंतरिक शक्ति वृद्धि के लिए होता है, और डार्विनवाद में इस मत में ऐसा नहीं होता। यह यूज एंड डिसयूज और ऑर्गन्स को समर्थन देता है ऑफ। ठीक है, इस मत के अनुसार अंग का विकास सतत विभिन्नता पर आधारित है। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानता है और यह अस्तित्व के लिए संघर्ष पर आधारित मत है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग माइंड में रखें। कह रहा है क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन सौर तंत्र के आलोक में करें। तो ध्यान देंगे, बिग बैंग एक प्रकार का सैद्धांतिक ताप केंद्रकीय विस्फोट है जो अनुमानतः यहाँ पे 15 खरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। एक छोटे से संघनित मात्रा के सुपर हॉट कॉस्मिक मैटर के द्वारा इस खगोलीय पदार्थ का आकार मटर के बीज की तरह का था। विस्फोटित कॉस्मिक पदार्थ धीरे धीरे विस्तारित होते गया तथा यह अब तक विस्तारित हो रहा है। खगोलीय पदार्थ अनगिनत छोटे टुकड़ों में बढ़ते गया जिससे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। बाद में इसका पुनर्विस्तार होते गया जिससे नेबुला का निर्माण हुआ। ठीक है, नेबुला एक शीत संघनित बादलीय पिंड है जो धूल कण एवं गैस निर्मित हुआ करता था। ये बात आपको याद रखनी है। नेबुला के संघनन से तारों तथा ग्रहों की रचना हमारे सौर तंत्र में हुई। हमारे गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आकाश गंगा है। ऐसे गैलेक्सी की संख्या करीब 10 की पावर 5 लाख है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट द्वारा प्राकृतिक वर्ण की विवेचना करें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, इस मत के मुताबिक वैसे जीव ही अस्तित्व में बने रहेंगे जो उसके योग्य होंगे, अर्थात जिसमें आवश्यकता के अनुसार अनुकूल परिवर्तन होते रहेंगे। मूल रूप से इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, परंतु बाद में डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण के मत के द्वारा इसे दर्शाया। हालांकि बाद में यह कहा गया कि सिर्फ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि
जीवों को इसके अनुकूल अपने आप में कई परिवर्तन या बदलाव लाने होंगे ताकि वे नए वातावरण के अनुकूल हो सके। प्रश्न संख्या 12 आता है प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन को उदाहरण परिभाषित करें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक वरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक आनुवांशिक भिन्नता द्वारा किसी प्रजीव के सर्वाइवल की प्रबल संभावना को बढ़ावा देता है, जो प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे प्राकृतिक वरण के सिद्धांत की खामियों का जिक्र करें। तो कुछ खामियां थी इसमें, उसको आपको बताना है। ओके, तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी कुछ प्रमुख खामियां प्राकृतिक वरण के निम्नलिखित है। तो अगर आपका पेज नीचे बचा रहेगा तो निम्नलिखित लिखेंगे, अगर पेज नहीं बचा हुआ तो अग्रलिखित लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से अग्रलिखित। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है छोटी छोटी भिन्नताएं जो लाभकारी नहीं होती वे भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। ओके, आगे है यहाँ पे हाथी के दंत, हिरन का यहाँ पे एंटलर्स जैसे अति विकसित अंग भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं जिनकी कोई उपयोगिता वैसे जीवों में नहीं होती। तीसरा में है बहुत से अवशेषी अंग को अनुपस्थित हो जाना चाहिए जिसकी कोई ज़रूरत जीवों को नहीं होती। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आता है बैक्टीरियल उत्परिवर्ती के अप्रत्यक्ष चयन को प्राकृतिक वरण के संदर्भ में दर्शाएं। तो उत्तर में इस तरह से आप लोग लिखेंगे लैडर वर्ग ने बैक्टीरिया उत्परिवर्ती के अप्रत्यक्ष चयन को अत्यंत सहज प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया। आगे है यहाँ पे प्रयोगशाला में बैक्टीरिया का संवर्धन पेट्री डिशों में अंशतः ठोस पोषक माध्यम पर करते हैं। चूँकि इस माध्यम में अगार अगार विद्यमान होता है अतः इन्हें अगार प्लेट भी कहते हैं। इन प्लेटों पर बैक्टीरिया का तनु निलंबन फैला दिया जाता है तथा कुछ समय बाद बैक्टीरियल कॉलोनी का संवर्धन होने लगता है। आगे है इस प्रकार मास्टर प्लेटों की कई यहाँ पे प्रतिकृतियाँ तैयार हो गई, परंतु जब उन्होंने ऐसी अगार प्लेटें तैयार की जो किसी एंटीबायोटिक युक्त थे तो उन्हें पाया कि कई कॉलोनियाँ प्लेट पर नहीं उग पाई। आगे है स्पष्ट है कि ऐसी कॉलोनियाँ ही विकसित हो पाई जो पेनिसिलिन प्रतिरोधक थी। धीरे धीरे अधिक संख्या में ऐसे पेनिसिलिन प्रतिरोधी कॉलोनी का विकास होते चला गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पे प्राकृतिक वरण के अस्थायी वरण पर नोट लिखे। तो उत्तर में लिखेंगे इस तरह के वरण में प्रकृति द्वारा एक औसत समष्टि वाले जीवों का ही चयन किया जाता है। यह विभिन्नताओं को घटाता है तथा विकासीय बदलाव को बल नहीं देता है। आगे है लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी औसत मान को बनाए रखता है। यदि इसे ग्राफिक प्रदर्शन द्वारा दर्शाया जाए तो इसका घंटी नुमा यानी कि बेल शेप्ड कर्व बनता है। यह सभी समष्टियों में होता है तथा अत्यधिक विशिष्ट या अति न्यूनीय गुणों को विलोपित करता है। देखिए प्रश्न संख्या 16 आता है डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अस्तित्व के लिए संघर्ष 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में आया यहाँ पे इंट्रासेप्टिक स्ट्रगल। ऐसे संघर्ष समान प्रजातियों के जीवों के बीच होता है जिससे एक ही प्रकार के भोजन, प्रजनन, जगह आदि का आवश्यकता होती है। दूसरा में यहाँ पे इंटरसेप्टिक स्ट्रगल। ऐसे संघर्ष विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच होता है जो सामान्यतः भोजन एवं सहारा के लिए हुआ करता है। जैसे एक लोमड़ी खरगोश के शिकार की खोज में लगा रहता है जबकि लोमड़ी बाघ का शिकार हो जाता है, ठीक है। थर्ड में आता है यहाँ पे पर्यावरणीय संघर्ष। यह जीवों तथा पर्यावरण के बीच होता है जैसे प्राकृतिक सूखा,
वर्षा, भूकंप आदि। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 आता है, एटेविज्म क्या है, इसके उदाहरण दें। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, एटेविज्म में कुछ गुण अकस्मात प्रकट हो जाते हैं जो अपने नज़दीकी पूर्वज में गायब हो गए थे परंतु कभी दूर के पूर्वजों में मौजूद रहे हों। जैसे पहला में है मनुष्य में गतिमान पिन्ना, ठीक है। सेकेंड में है मनुष्य में सर्वाइकल फिस्टुला। थर्ड में है यहाँ पे मानव शिशु में पूंछ की उपस्थिति। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 आता है यहाँ पे, कार्बनिक विकास के संबंध में प्रतिपादित यानी कि रिकैप्युलेशन मत का वर्णन करें। ओके, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बायोजेनेटिक लॉ को यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स यहाँ पे है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अर्थात विकास के क्रम में प्रत्येक जीव द्वारा अपने पूर्वजों के गुणों को ही दोहराया जाता है। पूर्वज के गुणों का निर्माण भ्रूण के विकास के समय को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पैलियोजेनेसिस हिकेल के मुताबिक भ्रूण के विकास की अवस्था दर्शाता है पूर्वज के वयस्क की विकासावस्था को। इसके मुताबिक भ्रूण पूर्वज के भ्रूणीय अवस्था को ही यहाँ पे रिकैप्चुलेट करता है, ना कि वयस्क के विकासावस्था की अवस्था को दोहराता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 आता है, फाउंडर इफेक्ट क्या है। तो जानकारी के लिए आप लोग जान लें, उत्तर हो जाएगा, यह मानव जनसंख्या के लिए एक प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर यदि एक छोटे समूह वाले व्यक्ति, जिसे फाउंडर्स कहते हैं, अपने घर को छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं तो नए क्षेत्र की समष्टि में भिन्न जीनोटाइप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो पेरेंटल पॉपुलेशन से भिन्न होते हैं। इस प्रकार निर्मित नए यहाँ पे पॉपुलेशन सेटलमेंट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी इससे नए प्रजाति का निर्माण भी होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 आता है। क्वेश्चन है, आनुवांशिक अनुकूलन पर नोट लिखें। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, जैव विकास में प्राकृतिक चयन के विषय में चार्ल्स डार्विन के विचार आज भी मान्य हैं, लेकिन कुछ नवीन सूचनाओं के आधार पर इसे थोड़ा संशोधित किया गया है। एक विकासीय परिवर्तन के लिए जीनी आधार होना चाहिए जिससे आनुवांशिकीय विभिन्नताएं होंगी। साथ ही यहाँ पे आनुवांशिकी विभिन्नताएं ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक चयन के अनुरूप हो। इससे कोई भी जीव किसी एक विशेष प्रकार के वातावरण से अनुकूलित होगा। आगे आता है यहाँ पे, अतः विकास के अनुकूलन में आनुवांशिक जीनी स्तर ही प्रधान है। प्राकृतिक चयन का एक अद्भुत उदाहरण बिस्टन बेट्यूलेरिया नामक मॉथ पर किए गए अध्ययन द्वारा स्पष्ट हो सकता है। ये मॉथ इंग्लैंड में सर्वत्र पाए जाते हैं तथा दो भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, एक हल्का धूसर रंग तथा दूसरा काला रंग का, ठीक है। आगे यहाँ पे बर्मिंघम जैसे औद्योगिक शहर में 1850 से 1950 के बीच काले रंग के मॉथों की संख्या में विशेष वृद्धि तथा हल्के धूसर रंग की संख्या में विशेष कमी होती गई। ऐसा जीन उत्परिवर्तन के कारण संभव रहा होगा। इसे ही आनुवांशिक अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 आता है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत से क्या समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छा से देखें आप सभी। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार एक जीव संख्या में अलील यानी कि युग्म विकल्पी आवृत्तियाँ और उनके लोकस यानी कि व्यवस्थल सुस्थिर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे, परंतु जीन को सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियाँ एक होती है तथा वैश्विगत आवृत्तियों को
पी क्यू आदि कहा जा सकता है। द्विगुणित में पी तथा क्यू अलील ए तथा अलील ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एक जीव संख्या में कैपिटल ए की आवृत्ति साधारणतः यहाँ पे पी स्क्वायर होती है। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल ए की आवृत्ति क्यू स्क्वायर होती है और कैपिटल ए स्मॉल ए की 2pq होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 हुआ। यह p प्लस क्यू स्क्वायर की द्विपदी अभिव्यक्ति है। ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती है तो यह भिन्नता विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 आता है। क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी के उद्भव पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो नोट लिखने का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, हम आपको बार बार बताते हैं। 2 अंक के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं तो कोई और चैप्टर से पूछ देगा, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। उत्तर हो जाएगा मानव का उद्भव यानी कि ट्रेसिक पीरियड में करीब 200 में हुआ था। ठीक है, अर्थात डायनासोर व स्तनधारी का उद्भव एक ही काल में हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। ट्रू मैमल्स के उद्भव पूर्व यहाँ पे सिनेप्सिडिया नामक विलुप्त सरीसृप का समूह था। ठीक है, यहाँ पे सिनेप्सिडा है नामक विलुप्त सरीसृप का समूह था जिसमें स्तनधारी के विभिन्न गुण निहित थे। ये संपूर्ण पर्मियन एवं ट्रेसिक पीरियड में मौजूद रहा। स्तनधारी के ज़्यादा करीब पाए जाने वाले सिनेप्सिड को ऑर्डर थ्रेसपीडा में रखा गया। ठीक है, यहाँ पे थ्रेसपीडा में रखा गया। इसमें सरीसृप तथा स्तनधारी दोनों के ही गुण होते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है होमोसेपियंस पर नोट लिखे। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, होमोसेपियंस बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक मानव है, जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं। पृथ्वी पर इसका विकास करीब 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था, जहाँ से यह विभिन्न महाद्वीपों में फैल गया। इसका कपाल का यहाँ पे देखने से प्रतीत होता है कि इसके दांत अपेक्षाकृत छोटे और क्रमित होते हैं। इसके जबड़े और नाक भी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। कपाल की तुलना में इसके मस्तिष्क का आकार ऊंचा है। इसमें बहुत सारे गुण विद्यमान हैं जिससे यह सर्वश्रेष्ठ जंतु के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, यह हो सका। प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। रामापिथिकस एवं ड्रायोपिथिकस में अंतर बताएं। उत्तर में लिखेंगे रामापिथिकस एवं ड्रायोपिथिकस आदि मानव के जीवाश्म की प्रारंभिक अवस्था है। ड्रायोपिथिकस की खोज 20 से 50 मिलियन पूर्व अफ्रीका व यूरोप से की गई। ठीक है, इसे मनुष्य एवं कपी का कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है, परंतु यह अधिक से अधिक कपी के समान होता है। रामापिथिकस करीब 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व में पाया जाने वाला जीवाश्म अवस्था है। यह मानव के ज़्यादा करीब होता है। प्रश्न संख्या 25 आता है। निएंडरथल मैन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, निएंडरथल मैन, तो उसका उत्तर हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस यहाँ पे निएंडरथलेंसिस है। ठीक है, जिसे निएंडरथल घाटी से फ्लूरोट ने खुदाई कर निकाला था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला में चेहरा यानी कि प्रोजैंथस प्रकार का होता था। दूसरा में अपराइट वॉकिंग मुद्रा। तीसरा में गुंबदनुमा ऊंचा सिर तथा ह्रासित जबड़ा। 4 में है कपालीय या मस्तिष्कीय क्षमता 1300 से 1600 सीसी होता है। 5वां में गुफा में वास करने वाला और 6 में है
अपने परिजनों के शव को पुष्पों तथा औजारों सहित दफनाता था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 26 आता है, क्रो मैग्नन मैन पर टिप्पणी लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी। क्रो मैग्नन मैन का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस फोसिल्स है। इसका जीवाश्म सर्वप्रथम फ्रांस के क्रो मैग्नन नामक चट्टान से खुदाई द्वारा यहाँ पे मैक ग्रेगर नामक वैज्ञानिक द्वारा निकाला गया था। ठीक है, आगे है यहाँ पे, इसकी मस्तिष्कीय क्षमता करीब 1650 सीसी थी। यह तेजी से चल एवं दौड़ सकता था, साथ ही गुफा में परिवार के साथ रहा करता था। यह पत्थर एवं हड्डियों द्वारा खूबसूरत औजार तथा और यहाँ पे ऑर्नामेंट्स का निर्माण किया करता था। इसके द्वारा जानवरों के छाल को वस्त्र के रूप में उपयोग की भी पुख्ता जानकारी मिली है। बड़ी संख्या में गुफा के अंदर इनके द्वारा निर्मित पेंटिंग की भी जानकारी प्राप्त है। ठीक है, क्रो मैग्नन मैन, ओके, यह करीब 10,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया और विलुप्त भी हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है, औद्योगिक यहाँ पे अतिकृष्णता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाएं। तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक अतिकृष्णता प्राकृतिक वरण का एक प्रमुख उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले बिस्टन बुटुलेरिया नामक छोटे स्लेटी रंग की कीट अधिक संख्या में पाई जाती थी। इसी कीट की कार्बोनेरिया नामक प्रजाति भी थी, परंतु बहुत कम संख्या में। औद्योगिक क्रांति के 70 से 80 वर्षों के भीतर ही कार्बोनेरिया किस्म की कीटों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसका कारण जीनों में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अतिकृष्णता का होना प्रमुख है, जिससे ये स्लेटी कीट लाइकेन के रंग के साथ मिल जाता था तथा आसानी से अपने प्रेडेटर्स की नज़रों से बच जाया करता था। इसके विपरीत दूसरी जाति के कार्बोनेरिया कीट अत्यधिक काले रंग के कारण स्लेटी पृष्ठभूमि पर स्पष्ट चमकते थे, जिससे पक्षियों की निगाह में तुरंत आ जाते थे और खा लिए जाते थे। फलतः इनकी संख्या में वृद्धि की दर अत्यंत कम रह जाती थी। ठीक है, कालांतर में कोयले की जगह तेल तथा बिजली का प्रयोग उद्योगों में होने से यहाँ पे कालिख की मात्रा में कमी आई। फलतः स्लेटी किस्मों के लिए वातावरण पुनः थोड़ा अनुकूल हो गया और उनकी संख्या में पुनः वृद्धि होने लगी। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत और है, आप लोग देख ले वीडियो को एंड तक। यहाँ पे अनुकूली विकिरण की विवेचना डार्विन के फिंचेस के उदाहरण द्वारा करें। तो उत्तर में लिखेंगे, डार्विन ने गैलोपोगस, ध्यान देंगे जो डार्विन था वो गैलोपोगस द्वीप पर भ्रमण के दौरान एक विशेष प्रकार की काली छोटी चिड़िया, इसे कहते हैं डार्विन्स फिंचेस, ठीक है, को देखा और महसूस किया कि वहाँ विभिन्न प्रकार की फिंच पाई जाती है। इनके चोंच विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के हिसाब से परिवर्तित हो गए। इस प्रकार एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास को जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होते हैं, अनुकूली विकिरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 आता है, अनुकूलीय विकिरण क्या है, उचित उदाहरण द्वारा दर्शाएं। क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। अनुकूलीय विकिरण किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकिरण करना है। डार्विन का फिंचीय पक्षी इसका एक अच्छा उदाहरण है, फिंचीज, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल्स का विकास हुआ एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंदर यदि किसी आइसोलेटेड जियोग्राफिकल क्षेत्र में एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन हो तो इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 आता है,
अभिसारी विकासवाद को परिभाषित करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे असमान जीवों के समूह में समान अनुकूली कार्यात्मक रचनाओं के विकसित होने को अनुकूली अभिसार कहते हैं। इसे एडेप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स व ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 31 आता है यहाँ पे आनुवांशिक बहुरूपता पर टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे किसी आनुवांशिक पदार्थ के एक से अधिक रूपों की उपस्थिति को आनुवांशिक बहुरूपता कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला में इम एलेलिक पॉलीमॉर्फिज्म, किसी जीन के विभिन्न रूपों की उपस्थिति को एलेलिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यह उस अवस्था को कहते हैं जब किसी पॉपुलेशन की आवृत्ति 1% से ज़्यादा हो। ठीक है। बी में आता है यहाँ पे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, इसे SNP भी कहते हैं। मानव जाति में 1.4 करोड़ से ज़्यादा एक जोड़ीय DNA में विभिन्नता पाया गया। ठीक है, या पाई गई, जो खास एलील को खोजने में लाभकारी होता है। साथ ही इससे किसी विकार तथा मानव इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सी में आता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें किसी जीवों के रेस्ट्रिक्शन मैप में अंतर होता है, तो विभिन्न आकार के खंड का निर्माण एक ही तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विखंडन से होता है। प्रश्न संख्या 32 आता है उत्परिवर्तन का कार्बनिक विकास में योगदान पर नोट लिखें। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने अपने अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवों के विकास में उत्परिवर्तन की मुख्य भूमिका है। उनके इस सिद्धांत को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार उत्परिवर्तन पितरागत होते हैं तथा जीवों की नई जातियां इसी के फलस्वरूप पैदा होती है। उत्परिवर्तित जीवों में प्रतियोगिता होती है तथा जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं उनका प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन होता है तथा अनुपयुक्त उत्परिवर्तित जीव नष्ट हो जाते हैं। अतः योग्यतम उत्परिवर्तन से प्राकृतिक वर्ण के बाद नई जातियां विकसित होती है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। प्रश्न संख्या 33 है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से तात्पर्य है जो भिन्न प्रजातियों के समष्टि के बीच अंतर प्रजनन को रोकना। यह अपनी प्रजाति के गुणों को बनाए रखता है परंतु नई प्रजाति की उत्पत्ति को दर्शाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन 2 प्रकार का होता है। ए में है प्रीमैटिंग और यहाँ पे है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। बी में है पोस्टमैटिंग और यहाँ पे पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 आता है अस्थायी चयन यानी कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है। यह दिशात्मक चयन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा अस्थायी चयन में औसत गुणों यानी कि ट्रेस्ट वाले जीवों का चयन यहाँ पे प्रकृति द्वारा किया जाता है। यह चयन विभिन्नताओं को कम कर देता है, फलतः इससे विकासीय परिवर्तन नहीं होता। जबकि दिशात्मक चयन में किसी आबादी के सदस्यों में अनुकूली परिवर्तन से एक ही दिशा में वृद्धि का चयन किया जाता है जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है। प्रश्न संख्या 35 है यहाँ पे जो कि लास्ट है। आप लोग खुश हो जाइए। जीन फ्लो या अभिगमन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा जब कुछ आबादियाँ उसी जाति के अन्य आबादियों से अलग हो जाती है तब आबादियों के बीच कुछ अभिगमन होता है। इस प्रक्रिया से आबादियों के बीच जीनों का आदान प्रदान अभिगमन या अन्य किन्हीं कारकों द्वारा होता है जिसे जीन फ्लो या जीन अभिगमन कहते हैं। ओके, अगर आगे यहाँ पे अगर आप प्रवासित यानी कि इमिग्रेटेड जाति का अतिथि यानी कि होस्ट जाति के नज़दीकी संबंधित होंगे तब
अंतरजातीय संगम से उर्वर यानी कि फर्टाइल संकर हाइब्रिड उत्पन्न होगा जो एक जाति से दूसरी जाति में जीन को मिश्रित कर सकता है। जब अन्य स्थान के सदस्य एक आबादी में प्रवेश करते हैं या बाहर निकल जाते हैं तब जीन फ्लो होता है। इस तरह अभिगमन उत्प्रवासन यानी कि इमिग्रेशन या अप्रवासन इसे इमिग्रेशन पढ़ते हैं द्वारा एक आबादी में जीन का विसरण हो जाता है। आगे यहाँ पे यदि अप्रवासन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तथा प्राप्तकर्ता यानी कि रेसिपिएंट एवं अप्रवासित लोगों के बीच जीन बराबरता में अंतर अधिक होता है तब जीन फ्लो का प्रभाव भी विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। कुछ समाज में इनके सदस्यों के विवाह अपने समाज के बाहर होता है, ठीक है, अपने समाज के बाहर होता है, जिससे जीन फ्लो की दर ज़्यादा हो जाती है एवं इसके फलस्वरूप शरीर के अंगों में, सिर में, लंबाई में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंड तक देखा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको अगर देखना है वीडियो बायो का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो प्लेलिस्ट में विजिट करते रहें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं या चैनल के पेज से भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी ने टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले। उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF वीडियो के लिंक्स नोट्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश के, वहाँ से आप सभी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।